तो हेलो एवरीवन। आज हमारा 17th लेक्चर है, ठीक है। अब 5-10 मिनट थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं, आज हम किस चीज़ पे अपना टाइम अच्छे से इन्वेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। जो इससे पिछला लेक्चर था 16th नंबर का लेक्चर, उसमें हमने जो बीच में ब्रेक लगने से पहले हमने नर्वस सिस्टम किया था, उस नर्वस सिस्टम को और एंडोक्राइन सिस्टम को इंसेक्ट वाला हमने फिनिश करके 16th लेक्चर में रख दिया था, ठीक है। मैंने हार्मोन्स पढ़ाए, मैंने नर्वस सिस्टम पढ़ाया, मैंने पढ़ाया कि किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स में, मतलब जो हमारे कीट हैं, इंसेक्ट जिन पे हम एक्चुअली स्टडी कर रहे हैं एंटोमोलॉजी में, वो किस तरीके से अपने नर्वस सिस्टम से अपनी बॉडी को कोऑर्डिनेट करते हैं, अपनी शरीर की प्रक्रियाओं में समन्वय बिठाते हैं, किस तरीके से वो फ्लाई करते हैं, किस तरीके से वो ग्रो करते हैं, कैसे उनमें प्रजनन और विकास की प्रक्रिया जो है वो होती है, ठीक है। आज वाला जो लेक्चर है वेयर एज 17th लेक्चर, इसका कुछ कुछ ब्रीफ हम लोग पहले कर चुके हैं। लाइक मेटामॉर्फोसिस हम कर चुके हैं, अभी 16th लेक्चर में भी किया था, और इससे पहले भी हम बहुत अच्छे से मेटामॉर्फोसिस कर चुके हैं, रिप्रोडक्शन कर चुके हैं। तो आज वाले लेक्चर का हमारा टाइटल ये है कि रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन इंसेक्ट्स, यानी कीटों के अंदर प्रजनन एवं विकास। अब यहाँ से आप लोग ये सवाल पूछ सकते हो कि यार जब ये चीज़ पहले करा दी है तो इसके लिए एक और डेडिकेटेड लेक्चर क्यों, ज़रूरत क्या है? तो ज़रूरत ये है कि रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट में हम सिर्फ मेटामॉर्फोसिस नहीं पढ़ेंगे, वो हम पढ़ चुके हैं, तो जो हम पढ़ चुके हैं उस पर हम एक्स्ट्रा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, कुछ और प्रजनन के फिनोमिनाज होते हैं इंसेक्ट के अंदर, जैसे पॉली एम्ब्रायनी हो गई, है ना। इसके अलावा क्या होता है, सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, पार्थिनोजेनेसिस होती है, पॉली एम्ब्रायनी, है ना, पीडोजेनेसिस। इन सबको समझेंगे कि ये एक्चुअली ये चीज़ें होती क्या हैं, कैसे काम करती हैं, और इंसेक्ट्स जो हैं वो किस तरीके से इन चीज़ों को अंडरगो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा 17th लेक्चर जो है वो हम शुरू करते हैं। चलो जी, अब रिप्रोडक्शन लिखवाने से कुछ भी लिखवाने से पहले, वेरी फ्रैंकली अगर मैं थियोरेटिकली पूछूं कि रिप्रोडक्शन क्या है, प्रजनन क्या है, तो सबके दिमाग में ये थॉट आएगा कि जो जीव है, कोई भी जीव हो, हालांकि हम यहाँ इंसेक्ट पढ़ रहे हैं, पर कोई भी जीव है जो कि जीवित है, ठीक है, वो क्या करेगा कि अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो स्पीशी है ना, उसकी जो जाति है, उसकी कॉन्टिन्यूएशन को बनाए रखने के लिए वो अपने जैसे नए ऑर्गेनिजम्स को बर्थ करता है कि वो आए और एक के बाद एक पीढ़ी पीढ़ी बढ़ती जाती हैं, जनरेशन बाय जनरेशन, और इस तरीके से उनकी स्पीशी का कंटिन्यूएशन जो है वो चलता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो ये जो प्रक्रिया है, एक जैविक प्रक्रिया है जिसके अंदर जीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करता है, नई संतति उत्पन्न करता है, जिससे कि उसकी जाति का कॉन्टिन्यूएशन जो है, उसकी प्रजाति की निरंतरता जो है वो चलती रहे, वो उसे बनाए रखे, ठीक है, और उसकी जनसंख्या बढ़ाने में वो सहायक होता है। इसलिए हम प्रजनन करते हैं, ठीक है। दो तरीके का प्रजनन होता है, ठीक है। इंसेक्ट्स की बात कर लो, किसी भी जीव की बात कर लो जो जीवित है, रिप्रोडक्शन 2 टाइप से होता है बेटा। एक होता है सेक्सुअल यानी लैंगिक, एक है एसेक्सुअल यानी अलैंगिक। नाम से ही बहुत इजीली ये फिगर्ड आउट है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसके अंदर बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से प्रजनन होगा, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, उनके जो गैमीट होते हैं, है ना, उनके फ्यूजन से जाके बच्चा बनता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, बहुत आसान है, हर कोई बता सकता है, ठीक है। एक एग होगा यानी एक फीमेल गैमीट होगा, यानी मादा युग्मक, एक नर युग्मक, स्पर्म, दोनों फ्यूज करते हैं, मिलके जो है वो अगली जनरेशन फॉर्म होती है, ठीक है। अंडा बन जाता है, अंडे से बच्चा बन जाता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेयरएज क्या होगा कि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा, ठीक है, और कोई फ्यूजन नहीं होता है। नहीं होगा ऐसा कि फीमेल अलग है मेल अलग है, दोनों आपस में आके मिल रहे हैं और फिर बच्चा बना रहे हैं। एक ही पेरेंट है, उसी से बच्चा बन जाएगा। किसी तरीके का फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन, इस तरीके की प्रक्रियाएं, है ना, संलयन और ये सब नहीं होगा। ये हो गया थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट जो हम समझने वाले हैं अब अगले 10 मिनट में। तो वेरी सिंपली, वेरी फ्रैंकली, हम सबसे पहले बिल्कुल रिप्रोडक्शन और ये कर लेते हैं जो अभी हमने थियोरेटिकली यहाँ पे डील किया है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 आता है कि रिप्रोडक्शन क्या है। वैसे मैं ये पहले लिखवा चुकी हूँ, फिर भी अगर कोई दोबारा लिखना चाहे कि प्रजनन क्या होता है तो आप लिख सकते हैं ठीक है। प्रजनन क्या होता है, तो प्रजनन जो है, हिंदी वाले लिख सकते हैं कि प्रजनन जो है
वो वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें कीट अपनी संतानों का उत्पादन करके अपनी प्रजाति को बनाए रखते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं प्रजनन। इन इंग्लिश हम इसको बोल सकते हैं दैट इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। चाहो तो इसकी स्पीड को लाइक 1x करके और मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ, लिख लेना। रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच इंसेक्ट्स रिप्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स टू मेंटेन देयर स्पीशीज। तो एक्चुअली ये पूरा जो गेम हो रहा है ये इंसेक्ट्स कर रहे हैं, ठीक है, ये तो सिंपल है क्योंकि हम पढ़ ही एंटोमोलॉजी रहे हैं। इंसेक्ट्स क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं किसका, ऑफस्प्रिंग्स का। ऑफस्प्रिंग्स यानी बच्चे, जो ऑफस्प्रिंग जो है वो नई संतति, नई जेनरेशन है। क्या है, नई जेनरेशन यानी नई पीढ़ी। और इसी के वाया नई पीढ़ी की उत्पत्ति करके, नई पीढ़ी की उत्पत्ति करके कीट जो है वो अपनी संतति को बनाए रख रहे हैं और अपनी प्रजाति का क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूएशन कर रहे हैं, ठीक है। इसके वाया क्या कर रहे हैं वो, टेक्निकली ऑफस्प्रिंग्स के वाया कॉन्टिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज, कॉन्टिन्यूएशन ऑफ देयर स्पीशीज, यानी अपनी प्रजाति की निरंतरता को बनाए रख रहे हैं। दूसरे नंबर पे एक चीज तो इन्होंने ये कर ली, दूसरा इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होती है, यानी जनसंख्या, जनसंख्या में बढ़ोतरी। पहली चीज तो ये कि अपनी प्रजाति की निरंतरता को बनाए रख रहे हैं प्रजनन करके। दूसरा, अपनी जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं प्रजनन करके। जनसंख्या क्या होती है, पॉपुलेशन, जनसंख्या होती है एक ही जाति के कई सारे जीव जब मिलके एक समूह बना लेते हैं तो उसको हम जनसंख्या कहते हैं, ठीक है। तो जनसंख्या के अंदर क्या आएंगे, ऑर्गेनिज्म आएंगे ऑफ वन स्पीशीज। वन या फिर आप सेम लिख सकते हो कि जब एक ही स्पीशीज के कई सारे जीव एक ग्रुप में रहें तो उससे एक पॉपुलेशन बनती है। जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम मनुष्य हैं, मनुष्य जो हैं ऐसे बोलते हैं कि हमारी जो है वो भी जनसंख्या है, ठीक है। तो क्या है, हम एक ही प्रजाति के हैं, हम एक ही स्पीशीज के हैं, तो हमारी जो है वो पॉपुलेशन है। तो इन्होंने बेसिकली रिप्रोडक्शन किया, क्यों रिप्रोडक्शन, इसलिए किया क्योंकि इनकी नए ऑफस्प्रिंग्स आ जाए, नए ऑफस्प्रिंग्स से नई जेनरेशन होगी, इनकी स्पीशी का कॉन्टिन्यूएशन हो जाएगा और दूसरा इनकी जनसंख्या जो है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। ये सिंपल वो है सारा फिनोमिना कि रिप्रोडक्शन चल क्यों रहा है, ठीक है जी। अब यहाँ से एक दूसरा पॉइंट निकल के आता है कि रिप्रोडक्शन जो है, प्रजनन, वो बेसिकली दो तरीके का होगा, ठीक है। यहाँ से दो वो निकलते हैं कॉन्सेप्ट्स, बड़े सिंपल। एक होता है लैंगिक, एक होता है अलैंगिक, ठीक है। लैंगिक होगा, अलैंगिक होगा। लैंगिक को बोल देते हैं सेक्सुअल, आर यानी रिप्रोडक्शन, और अलैंगिक यानी एसेक्सुअल, ठीक है। वेरी सिंपल। एक चीज और ध्यान रखना यहाँ पे यहीं से कि जो लैंगिक होगा, क्योंकि उसके अंदर दो जो आपके पेरेंट्स हैं, है ना, नर और मादा, दोनों के गैमीट्स का फ्यूजन होता है, फॉर्मेशन होता है, सारी प्रक्रियाएं होती हैं, इसलिए जो लैंगिक प्रजनन है वो बहुत हद तक डीएनए के अंदर म्यूटेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, जिससे इवोल्यूशन यानी विकास होगा। तो बहुत हद तक ये चीज रिस्पॉन्सिबल होगी इवोल्यूशन के लिए। इसके लिए इवोल्यूशन, इवोल्यूशन यानी जैविक विकास जिसको बोलते हैं। और इवोल्यूशन कैसे होता है, बहुत ही बिल्कुल नीचे स्टेज पे अगर उतर के आए ना, तो इवोल्यूशन होता है म्यूटेशन के कारण। और म्यूटेशन क्या होता है, लिख सकते हो इसको अगर लिखना चाहो, बहुत बेसिक सी चीज़ है पर कई बार डेफिनेशंस में और कॉन्सेप्ट्स में अटक जाते हैं लोग। म्यूटेशन क्या होगा कि डीएनए जो मतलब सेल की जेनेटिक मटेरियल है उसमें अगर किसी तरीके का ऑल्ट्रेशन आ जाए। और सेल का जेनेटिक मटेरियल कौन होता है, किसी भी जीवित प्राणी के अंदर कोशिका तो पाई जाती है, इतना हम सब जानते हैं। कोशिका के अंदर होता है नाभिक, ठीक है। अब चाहे sorry,
हाँ, तो मैं क्या बता रही थी कि जीव के अंदर क्या होती है, कोशिका, ठीक है, सबके अंदर होगी। अब चाहे प्रोकैरियोटिक कोशिका हो चाहे यूकैरियोटिक कोशिका हो, नाभिक जो है वो पाया तो जाता ही है, ठीक है। बस अंतर इतना सा है कि जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसके नाभिक के ऊपर झिल्ली होती है, वो ऐसे खुला नहीं घूम रहा होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो टेक्निकली जो नाभिक है उसके अंदर पाया जाता है आनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल, जिसको कहते हैं डीएनए। डीएनए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है अगली पीढ़ी में पेरेंट्स के कौन से कैरेक्टर, कौन से फीचर, कौन से गुण उतर के अगली पीढ़ी में दिखेंगे, कितना अंतर पाया जाएगा, उस सब के लिए, ठीक है। अब अगर उसी डीएनए के अंदर किसी तरीके का ऑल्ट्रेशन आ जाए, उस डीएनए के सीक्वेंस में अगर किसी भी तरीके का अंतर आ जाए, तो उससे होता है म्यूटेशन। म्यूटेशन यानी गड़बड़ हो गई, जैसे जाना चाहिए था ना एग्जैक्ट उतर के, वैसे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई दो अलग पेरेंट्स हैं, फ्यूज कर रहे हैं, तो हो सकता है ना कि गड़बड़ हो जाए। क्या कॉम्बिनेशन बनाएंगे गुणसूत्र, किस तरीके से क्रोमोसोम्स कंबाइन करेंगे, हमें नहीं पता, बहुत रैंडम प्रोसेस होती है। तो वो जो रैंडम चेंजेस आते हैं जेनेटिक मटेरियल के अंदर, वो इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और इवोल्यूशन ही कारक है कि जो कीट हैं वो अविकसित से बहुत विकसित भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। बहुत अंतर देखने को मिलता है आपको इंसेक्ट्स के अंदर। तो ये हो गया दो तरीके का रिप्रोडक्शन, लैंगिक और अलैंगिक, ठीक है। अब एक बार अगर इसको हम थोड़ा सा और वो करें, सेक्सुअल को यानी लैंगिक वाले को, अगर हम लैंगिक प्रजनन की बात करें, तो यहां से हम इतना तो अब तक समझ ही चुके हैं, थियोरेटिकली मैं बता चुकी हूं कि मेल और फीमेल दो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। मेल यानी नर और मादा दोनों आपस में मिलते हैं, तब जाके ये प्रजनन करवा पाना संभव होता है, ठीक है। दूसरी चीज यहां पे होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यानी संलयन, फर्टिलाइजेशन यानी संलयन। भाई जो गैमीट बने, मेल और फीमेल, नर और मादा युग्मक, पहले अपने अपने बॉडी में बनेंगे। मेल की बॉडी में मेल वाला बनेगा, फीमेल की बॉडी में फीमेल वाला बनता है। पढ़ चुके हैं ना हम इंसेक्ट्स के अंदर, फीमेल इंसेक्ट के अंदर उगोनिया होता है। क्या है वो अंडा, उगोनिया जो है वो अविकसित अंडे होते हैं जो उसकी बॉडी के अंदर बनते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद संलयन होगा यानी फ्यूजन होगा दोनों के गैमीट्स का। मैं यही लिखवा देती हूँ, दोनों के गैमीट्स का फ्यूजन। मेल और फीमेल गैमीट्स यानी एग प्लस स्पर्म, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और वो आगे चल के फिर अंडा बनाते हैं, ठीक है। एग ना लिख के अगर इसको हम ओवम लिखें, ठीक है, इससे आगे चल के क्या बनता है, इससे आगे चल के नेक्स्ट जनरेशन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट जेन यानी अगली पीढ़ी बनती है। दूसरा, मैं पीछे ही बता चुकी हूं यहाँ पे कि जेनेटिक वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो अभी मैंने पूरी इवोल्यूशन वाली कहानी सुनाई थी, वही बात है यहाँ पे कि जेनेटिक वेरिएशन आने की पूरी पूरी संभावनाएं लैंगिक प्रजनन के अंदर होती हैं। जेनेटिक वेरिएशन का मतलब क्या है, जो जेनेटिक मटेरियल है, आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए, उसके अंदर उसके सीक्वेंस में किसी तरीके का ऑल्ट्रेशन आ जाएगा। ऑल्ट्रेशन इन जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल क्या है यानी आनुवांशिक पदार्थ क्या है, डीएनए, ठीक है। उसी प्रोसेस को कहा जाता है म्यूटेशन, और म्यूटेशन ही इवेंचुअली एवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इतनी कहानी तो हम यहां तक समझ चुके हैं अभी, ठीक है। इसमें हम एग्जाम्पल डाल सकते हैं, बीइंग वेरी फ्रैंक, इसके अंदर एग्जाम्पल आता है आपका ग्रास हॉपर, बटरफ्लाई, हनी बी। ग्रास हॉपर, बटरफ्लाई और हनी बीज यानी मधुमक्खियां। ये क्या करती हैं, ये करती हैं लैंगिक प्रजनन। तीन तीन दो दो एग्जाम्पल्स भी बहुत हैं। फिर दूसरा आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक प्रजनन। एसेक्सुअल, एसेक्सुअल यानी
अलैंगिक। अभी 10 मिनट पहले ही मैंने ये बताया था कि जो अलैंगिक प्रजनन होगा उसके अंदर ये फर्टिलाइजेशन, ये मेल और फीमेल वाला सिस्टम नहीं होता है, इसमें केवल एक ही पेरेंट होगा, ठीक है, ओनली वन पेरेंट, नो मेल फीमेल, ठीक है, नो मेल प्लस फीमेल। ये मेल प्लस फीमेल वाला फिनोमेना यहाँ पे आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता है। दूसरे नंबर की चीज जो इसमें हम लिख सकते हैं कि कोई फर्टिलाइजेशन वाला सीन नहीं है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन यानी किसी भी तरीके का संलयन, किसी भी तरीके का, अब जब मेल फीमेल ही नहीं है पेरेंट्स, तो कहाँ से फ्यूजन होगा, कहाँ से गैमीट्स आएंगे, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, एज सिंपल एज दैट। द थिंग टू डू फॉर यू पीपल इज कॉमेंट मी डाउन एग्जाम्पल्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन इंसेक्ट्स। कीटों के अंदर अलैंगिक प्रजनन के कुछ 3 उदाहरण, कॉमेंट मी डाउन, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा फिनोमेना हम अब पढ़ेंगे उसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। बड़ा ही प्यारा प्रोसेस है, पर यूजुअली लोग पार्थिनोजेनेसिस हो गया, पीडोजेनेसिस हो गया, इनमें बड़े कंफ्यूज्ड रहते हैं। तो मैं थ्योरेटिकली पहले समझाती हूँ कि पार्थिनोजेनेसिस होता क्या है, फिर हम इसके बारे में लिखते हैं। पार्थिनोजेनेसिस पहली चीज एक तरीके का अलैंगिक प्रजनन है। कैसा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी इसके अंदर एक ही पेरेंट है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। दूसरा, इसके अंदर इंडिविजुअल जो बनेगा, यानी जो बच्चा बनेगा नया, जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, वो किससे बनेगा? अनफर्टिलाइज्ड एग। भाई इतना तो सिंपली क्लियर है ना अब कि भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है अगर, तो उसमें फर्टिलाइजेशन तो है ही नहीं, किसी तरीके का संलयन नहीं है, तो जो बच्चा बनेगा वो एक अनफर्टिलाइज्ड एग से बनता है, एक ऐसा अंडा जिसके अंदर फ्यूजन नहीं हुआ है, मेल जो गैमीट है नर युग्मक वो आके यहाँ पे फ्यूज नहीं करता है। अब क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं रहा है, केवल रिप्रोडक्शन में कौन इन्वॉल्व है? फीमेल। भाई इतना तो पता लग रहा है कि जब अनफर्टिलाइज्ड एग है, एग तो एग किसकी बॉडी में होता है? फीमेल, तो इसके अंदर फीमेल इन्वॉल्व होती है। ये फिनोमेना बहुत कॉमनली एफिड नाम के इंसेक्ट्स के अंदर देखने को मिलता है, हनी बीज में देखने को मिलता है, स्टिक इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है, और कुछ वॉस्प होते हैं उनमें भी देखने को मिलता है, ठीक है। अब हनी बी के अंदर मैंने ये बताया था कि हनी बी के अंदर क्या होता है कि जो क्वीन बी होती है ना, जो रानी मधुमक्खी होती है, वो जाके मेल जो होता है उसको ड्रोन बोलते हैं, उसके साथ मेट करती है, और तब जाके वो क्या बोलते हैं कंसीव करती है, ठीक है। अब एक्चुअली ये तो हो गया एक कॉमन फिनोमेना कि ऐसे भी होता है, पर अगर उसको मेट नहीं मिल रहा है, ठीक है, मान लो उसको ड्रोन नहीं मिला, उसने नहीं फ्यूज किया ड्रोन के साथ, तो उसके अंदर ऐसा भी पोटेंशियल होता है कि वो बिना ही फर्टिलाइज किए अपने अंडे से नया बच्चा बना सकती है। इससे क्या होगा? अब क्योंकि यहाँ पे आपको मेट की जरूरत ही नहीं है पार्थिनोजेनेसिस में, और आपका अनफर्टिलाइज्ड एग से बच्चा बन रहा है, केवल मदर बना दे रही है, तो पॉपुलेशन क्या है? बहुत जल्दी बढ़ती है, बहुत वास्ट पॉपुलेशन देखने को मिलेगी जब मेट्स अनअवेलेबल हैं, ठीक है। ये ऐसी परिस्थिति में कहा जा सकता है, मान लो किसी तरीके का कोई वो आ गया, किसी तरीके का कोई एनवायरमेंटल चेंज आ गया, कोई पर्यावरण में बदलाव आ गया, किसी तरीके का कोई स्ट्रेस आ गया, और मेट्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है, मेट्स मतलब जिनके साथ आप मिलके करेंगे कंसीव, है ही नहीं। उस कंडीशन में पार्थिनोजेनेसिस एक बहुत अच्छा तरीका है, प्रोसेस है, जिससे कि आप अपनी पीढ़ी और अपनी जो जनरेशन है उसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। इसको कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। अब हम थोड़ा सा पार्थिनोजेनेसिस के बारे में लिखते हैं कि पार्थिनोजेनेसिस का गेम है क्या। देखो, पहली चीज, ठीक है, पार्थिनोजेनेसिस। अब यहाँ गेम क्या है सारा? मदर है ओनली, ठीक है, मदर यानी मादा कीट, वो क्या कर रही है? ऑफस्प्रिंग बना दे रही है। ऑफस्प्रिंग यानी बच्चा बना दे रही है, जिसको हम न्यू इंडिविजुअल भी बोलते हैं, अगली पीढ़ी का एक नया जो कीट है, न्यू इंडिविजुअल, वो बना दे रही है ओनली फ्रॉम एग, ठीक है, केवल अंडे से ही बना दे रही है। और क्योंकि एग है, तो कैसा एग है? उसके पास मेल तो है नहीं, ठीक है, मेल तो है नहीं,
तो एग कैसा हो जाएगा? अनफर्टिलाइज्ड। तो यहाँ पे जो नया इंडिविजुअल बना वो अनफर्टिलाइज्ड एग के माध्यम से बना, क्योंकि इसके पास मेल तो है नहीं, और इससे इसने क्या बना दिया? ऑफस्प्रिंग या एम्ब्रायो बना दिया, जिससे आगे चल के नया इंडिविजुअल बनता है। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। इससे क्या हुआ? इसका एक बेनिफिट जो हम यहाँ डालेंगे, इससे क्या हुआ? पॉपुलेशन इंक्रीज, यानी जनसंख्या में बढ़ोतरी। किस हालत में? ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ मेट्स। ठीक है, मतलब जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई उन समय में जब आपके पास मेट्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं। बीइंग वेरी सिंपल, पार्थेनोजेनेसिस के टाइप्स होते हैं। ठीक है, क्या टाइप्स होते हैं देखते हैं। पहला जो टाइप होता है उसको बोलते हैं अर्हिनोटॉकी, यहीं पे बनाएंगे और यहीं लिख लेंगे। सबसे पहले टाइप को बोलते हैं ARRHEOTOKY, अर्हिनोटॉकी। ठीक है, दूसरा होता है थिलाइटॉकी, थिलाइटॉकी, और तीसरे नंबर पे हमारे पास होता है ड्यूटेरोटॉकी। ये तीन तरीके की पार्थेनोजेनेसिस होती है, अर्हिनोटॉकी, थिलाइटॉकी और ड्यूटेरोटॉकी। अब होगा क्या इसके अंदर, सुनना। जो बच्चा बनेगा, यहां तक का फिनोमेना बड़ा क्लियर रखना दिमाग में, तभी जाके इसके टाइप समझ में आएंगे। बहुत ही क्लियर रखना दिमाग में कि मादा कीट से ही बच्चा बनेगा। ठीक है, ऑफस्प्रिंग जो बनेगा एम्ब्रियो, वो किससे बनता है? अनफर्टिलाइज्ड एग से, मादा कीट से। अब इसके अंदर जो टाइप्स होंगे ना, वो इस बेसिस पे डिवाइड हुए हैं कि वो अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो आगे चल के क्या बनाता है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, अर्हिनोटॉकी के अंदर जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो आगे चल के बनाता है मेल। ठीक है, इसमें जो अनफर्टिलाइज्ड अंडा होगा वो आगे चल के मेल बनाता है। इससे क्या बनते हैं? नर कीट। एग्जाम्पल, हनी बी। ठीक है, हनी बीज के अंदर क्या होता है कि जब वो पार्थिनोजेनेसिस करती है ना, तो उसमें उनके क्वीन बी के अनफर्टिलाइज्ड एग से हमेशा मेल हनी बी बनती है। ठीक है, मेल हनी बी जो होती है उसको हम ड्रोन कहते हैं। इसके बाद थिलाइटॉकी के अंदर अनफर्टिलाइज्ड एग से फीमेल बनेगी। इसमें अनफर्टिलाइज्ड एग से बनती है फीमेल, यानी मादा कीट, और ये एफिड्स के अंदर देखने को मिलता है। चलो, हो गया। इसके बाद जो ड्यूटेरोटोकी है, इसके अंदर अनफर्टिलाइज्ड एग से दोनों ही मेल और फीमेल बन सकते हैं, और इसका एग्जाम्पल तुम मुझे कमेंट डाउन करोगे। ठीक है, इससे बोथ मेल्स एंड फीमेल्स बन सकते हैं, नर और मादा कीट बन सकते हैं इससे। ठीक है, ये तुम्हारा पेंडिंग वर्क। देखो, क्लास लेते लेते बीच में ना, जब कभी भी क्लास लेने बैठो, अपने फोन में, अपने टैब में, अपने लैपटॉप में, जिस भी चीज में बैठ के तुम लोग क्लास देखते हो, एक बहुत फिनोमेना बताती हूँ। जब भी मैं ये बोलती हूँ ना कि इस चीज का, जैसे मैंने बोला, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 इंसेक्ट का एग्जाम्पल मेरे को कमेंट डाउन करो, हाथ के हाथ वीडियो को पॉज किया करो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता, जाओ गूगल पे सर्च करो, पढ़ो। ठीक है, वहां से तुम्हें पता चले 3 एग्जाम्पल, कमेंट मी डाउन, और वही चीज अगर लिख रहे हो नोट्स तो वहीं पे डाल लो। फायदा क्या होगा? साथ के साथ जब रिसर्च करोगे, खुद जब रिसर्च करके टाइप करोगे, तो ऑलरेडी तुम्हारा दिमाग 3 बार उस चीज को कर चुका है। कैसे? एक बार तुमने उसको सर्च करके पढ़ा, दूसरा फिर तुमने उसको कमेंट किया, और तीसरा वो तुमने कमेंट करने से पहले उसको मेमोराइज भी किया पढ़ते टाइम। ठीक है, तो 3 बार ब्रेन ने उसको रिवाइज कर लिया। सो ऑलवेज कमेंट मी डाउन व्हेन आई से
कि ये चीज है, ये लिख के बताओ, तो उसे लिख के बताने का ट्राई किया करो. इट इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट इज फॉर योर ओन गुड. चलो, ये हो गया. इसके बाद अगला फिनोमिना हम पढ़ते हैं पॉली एम्ब्रायोनी का फिनोमिना, जिसको बहुभ्रूणता बोलते हैं. इसके अंदर पता है क्या होता है? इसके अंदर ऐसा होता है कि एक एग से कई सारे एम्ब्रियो बन जाते हैं. समझ रहे हो? इसको एक बार और थोड़ा सा हम डिटेल में समझने की कोशिश करें तो होता क्या है, ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर एग तो फर्टिलाइज्ड है, ठीक है, यानी मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व हैं, दोनों के गैमीट्स में फ्यूजन होगा, एक बनेगा, ठीक है, एग. और वो सिंगल जो एग है बना, उससे कई सारे एम्ब्रियो वो क्या करता है, रिपीटेडली डिवाइड करता है. डिवाइड करते 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 उसमें दो या दो से ज्यादा जेनेटिकली एक जैसे, यानी अनुवांशिक तौर पे बिल्कुल एक जैसे रहने वाले एम्ब्रियो भ्रूण बनते हैं. ठीक है, ये जो अडेप्टेशन है ना, ये जो अनुकूलता है कीटों के अंदर, इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे ऑफस्प्रिंग हमें फिर से देखने को मिलते हैं, बहुत सारे बच्चे एक सिंगल एग से डेवलप हो गए. इससे क्या होती है, इंसेक्ट की रिप्रोडक्टिव सक्सेस डेवलप होती है. जैसे हमने पार्थिनोजेनेसिस में पढ़ा कि पार्थिनोजेनेसिस के कारण क्या होगा कि जब किसी भी एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से हमारे पास मान लो मेट्स अवेलेबल नहीं है, तो उस टाइम पे हम बहुत इजीली कीट जो है वो अपनी पॉपुलेशन और अपनी स्पीशी को मेंटेन कर सकते हैं. वेयर एज सेम वे पॉलीएम्ब्रायनी में ये होगा कि एक ही एग से जब बहुत सारे भ्रूण बन जाएंगे, तो इसके कारण, और जेनेटिकली एक जैसे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ये भी एक तरीका है कि अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं. ये हो गई पॉलीएम्ब्रायनी, कोई बहुत टफ फिनोमिना नहीं है. ठीक है. पॉलीएम्ब्रायनी, इसको बोलते हैं बहुभ्रूणता. बहुभ्रूणता यानी बहु यानी मोर देन टू, टू और मोर देन टू. ये वाला साइन मैथ्स में पढ़ते हैं हम, जस्ट लाइक दैट. ठीक है, दो या दो से ज्यादा भ्रूण यानी एम्ब्रियो, दो या दो से ज्यादा एम्ब्रियो बन रहे हैं. ये लो, नाम से ही डेफिनेशन क्लियर हो गई. दो या दो से ज्यादा एम्ब्रियो बन रहे हैं, किससे? एक सिंगल एग से, फ्रॉम सिंगल फर्टिलाइज्ड एग. शब्दों पे ध्यान दें. फर्टिलाइज्ड है यानी मेल प्लस फीमेल, तो यानी ये एक तरीके का सेक्सुअल अडेप्टेशन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक प्रजनन का एक अडेप्टेशन है. एक सिंगल फर्टिलाइज्ड अंडे से क्या हो रहा है, बहुत सारे एम्ब्रियो बन जा रहे हैं. और वो एम्ब्रियो का नेचर कैसा है? जेनेटिकली आइडेंटिकल, यानी आनुवांशिक तौर पर बिल्कुल एक समान. आइडेंटिकल यानी एक समान. ठीक है, आनुवांशिक तौर पे बिल्कुल एक जैसे हैं, ये इस एम्ब्रियो का नेचर है. तो कहने का मतलब क्या हो गया, वन एग produces many embryos, many embryos genetically identical to each other. As simple as that. हिंदी वाले लिख सकते हैं कि एक अंडे से कई सारे भ्रूणों का निर्माण होता है, दो या दो से अधिक भ्रूणों का निर्माण होता है, जो कि आनुवांशिक तौर पर बिल्कुल एक जैसे देखने को प्रतीत होते हैं. एग्जाम्पल हो जाता है पैरासाइटिक वॉस्प. पैरासाइटिक वॉस्प एक इंसेक्ट है. पैरासाइटिक वॉस्प्स. ये हो गया पॉली एम्ब्रायोनी का फिनोमिना. इसके बाद अगला फिनोमिना जो हम डील करते हैं वो होता है पीडोजेनेसिस. अब पीडोजेनेसिस के अंदर क्या होता है, पीडोजेनेसिस के अंदर बेसिकली ये होगा कि ये, पहली चीज तो ये कि एक बहुत ही विशेष प्रकार का प्रजनन का प्रक्रिया है, जिसके अंदर क्या होता है कि इमेच्योर अपरिपक्व लार्वल स्टेजेस होती हैं. किसकी? लार्वा की स्टेजेस होती हैं जो अपरिपक्व हैं, और वो अडल्टहुड है ना, यानी वयस्क बनने से पहले ही
रिप्रोड्यूस कर जाती हैं। यानी ऐसे मान लो कि बच्चा जो है वही रिप्रोड्यूस कर गया, वो अडल्ट बन ही नहीं पा रहा, पहले ही कर गया। ठीक है, ये कुछ गॉल मेजेस के अंदर देखने को मिलता है। और ये अडेप्टेशन क्या करती है कि फेवरेबल कंडीशन के अंदर, कि जब परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं, फेवरेबल हैं, उस परिस्थिति में ही आप रिप्रोड्यूस कर लें, और उसके बाद जो लाइफ साइकिल है दूसरी चीज वो भी शॉर्टन हो जाती है। भाई जीवन चक्र है वो भी छोटा हो गया। तो कहने का मतलब पूरा जीवन चक्र करने की बजाय, उसको कंप्लीट करने की बजाय, अडल्टहुड तक पहुंचने की बजाय वो पहले ही रिप्रोड्यूस कर जा रहा है। तो कम समय में ज्यादा बच्चे प्रोड्यूस हो रहे हैं, फेवरेबल कंडीशंस में प्रोड्यूस हो रहे हैं, और जो लाइफ साइकिल है वो छोटी हो जा रही है, तो कम समय लग रहा है। तो ये एक इंसेक्ट के फेवर में ये एक चीज काम करती है। इसको बोलते हैं पीडोजेनेसिस। ये हमने समझ लिया थियोरेटिकली कि पीडोजेनेसिस होती क्या है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। पीडोजेनेसिस में लार्वा जो है वो ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर दे रहा है। ठीक है, लार्वा से ही ऑफस्प्रिंग बन जा रहा है। तो इसके अंदर कहेंगे कि जो प्रजनन है, रिप्रोडक्शन, इमेच्योर लार्वल स्टेजेस, अपरिपक्व जो लार्वल स्टेज है उसी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा बिफोर रीचिंग स्टेज ऑफ अडल्टहुड। कि भाई अडल्टहुड की स्टेज तक तो मामला पहुंच ही नहीं रहा। ये सब थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, अडल्ट वाली स्टेज तक तो मामला जा ही नहीं पा रहा, लार्वा ही अपने आप में रिप्रोड्यूस कर दे रहा है। ठीक है, बच्चे प्रोड्यूस कर दे रहा है। किसके अंदर देखने को मिलेगा? गॉल मिज। ठीक है, गॉल मिज एक इंसेक्ट का नाम है, उसके अंदर ये देखने को मिलता है पीडोजेनेसिस। इसके अलावा एक दो एग्जाम्पल्स और मुझे कमेंट डाउन करेंगे। ठीक है, पीडोजेनेसिस के, गॉल मिज के अलावा। इस अडेप्टेशन के कारण होगा क्या? इस अडेप्टेशन के कारण एक तो इंसेक्ट्स मल्टीप्लाई कर जाएंगे, यानी मतलब बहुत सारे हो जाएंगे, नंबर्स में मल्टीप्लाई कर जाएंगे अंडर फेवरेबल कंडीशंस। जब परिस्थितियां अनुकूल हो उसी स्टेज में ये लोग डिवाइड कर जाएं। और दूसरा, लाइफ साइकिल जो है वो शॉर्टन हो जाती है। ऑब्वियसली बात है, जब लार्वा कर जा रहा है रिप्रोड्यूस तो लाइफ साइकिल छोटी हो जाएगी। तो इस चीज से जीवन चक्र जो है वो भी घटता है। लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र, जीवन चक्र जो है वो घट जाएगा। ठीक है, हिंदी वाले हिंदी में लिखो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखो, टोटली अप टू यू। ये हो गया पीडोजेनेसिस। किसके अंदर पाया जा रहा है? गॉल मिज नाम के इंसेक्ट के अंदर ये चीज पाई जा रही है। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट जो हम करते हैं उसको बोलते हैं ओविपैरिटी एंड विविपैरिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर ये शब्द आपने पहले सुने हैं, ओविपैरिटी जिसको हम अंडज बोलते हैं और विविपैरिटी जिसको हम जीवज बोलते हैं, तो हम ये जानते हैं कि, और अगर नहीं भी सुना है तो आज सुन लो, भूलोगे नहीं। ओविपैरिटी का मतलब है कि जो पेरेंट है वो, उसके शरीर के बाहर से अंडा निकल रहा है, बच्चा नहीं निकलता है, बच्चा उस अंडे से बाद में निकलता है। ठीक है, ये चीज जैसे जैसे मच्छर अपने अंडे दे देता है, ठीक है, और फिर उससे बाद में वो हैच करेंगे, उनसे बच्चे बनेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके के इंसेक्ट होते हैं जिनके अंदर से, बॉडी के अंदर से ही दूसरा इंसेक्ट, मतलब जो ऑफस्प्रिंग है, बच्चा, वो बाहर आता है। जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर हम रिप्रोड्यूस करते हैं, प्रेगनेंसी होती है 9 मंथ की, और फिर हम बच्चा डिलीवर करते हैं, अंडा डिलीवर नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं जीवज यानी विविपैरिटी, जिसमें जो यंग वन है आपका वो जीवित शरीर से बाहर आएगा, अंडा नहीं आता है, और ओविपैरिटी में अंडा आता है। ये तो हो गई एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन। इसके फिर हम टाइप्स भी देखते हैं।
ओवोविविपैरिटी हो जाता है, स्यूडो प्लेसेंटल विविपैरिटी हो जाती है, हीमोसिलस विविपैरिटी हो जाती है, डिनोट्रोपिक विविपैरिटी हो जाती है। तो उसको हम अभी देखते हैं कि ये सब एक्चुअली है क्या। पहले हम एक बार ओविपैरिटी और विविपैरिटी के बारे में देखेंगे। तो फीमेल क्या कर रही है, फीमेल अपने या तो अनफर्टिलाइज्ड अंडे बाहर छोड़ देगी बॉडी से, या फिर फर्टिलाइज्ड एग्स बॉडी के बाहर छोड़ देगी, और फिर एम्ब्रियो जो है भ्रूण वो उस अंडे के अंदर विकसित होएगा, और बाद में फिर वो जो जो योक है उस अंडे के अंदर वो उस बच्चे के खाने की तरह काम करता है, और बाद में फिर वो अंडा फूट जाएगा, बच्चा बॉडी के बाहर आ जाता है, सिंपल। ठीक है। विविपैरिटी में क्या होगा, एम्ब्रियो जो है भ्रूण वो फीमेल की बॉडी के अंदर ही डेवलप होगा, मादा के शरीर के अंदर, और फिर जो यंग वंस हैं वो अलाइव बॉर्न होते हैं। डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या होगा, जो भ्रूण है जो शरीर के अंदर डेवलप हो रहा है उसको नरिशमेंट कहाँ से मिलेगा, फीमेल की बॉडी से मिलेगा, जैसा हमारे ह्यूमंस में होता है। समवेयर डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो भ्रूण जो है वो अपना नरिशमेंट मदर की बॉडी से ले रहा होता है, और ये मेथड जो है ये ऑफस्प्रिंग्स को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन देता है बजाय ओविपैरिटी के। अब इस चीज को थियोरेटिकली समझना थोड़ा सा, ये जो लाइन मैंने कही कि जो जीवज मोड है प्रजनन का वो सेफ क्यों है बच्चे के लिए बजाय ओविपैरिटी के, क्योंकि देखो होता क्या है कि जब किसी भी कीट ने अंडा बाहर छोड़ दिया, जैसे मच्छर ने अपने अंडे दे दिए, अब उस अंडे में से कितने अंडे जीवित मतलब सही सलामत बचेंगे कि उनसे बच्चे बाहर निकल पाए। इसलिए हमेशा ऐसा होता है कि जिन भी कीटों में बच्चा डायरेक्ट बाहर आएगा वो एक बच्चा दो बच्चे एक बार में देते हैं, कम बच्चों की संख्या होती है। वेयर एज अंडे जब निकलते हैं 1000, 10,000, 5,000, ऐसे 20,000 अंडे निकलते, क्यों, क्योंकि 20,000 में से हो सकता है 20 ही बचे, है ना, कितने भी डैमेजेस हो सकते हैं। इसलिए जो बच्चा है उसके लिए ज्यादा सुरक्षित और सेफ जो मोड होगा वो विविपैरिटी वाला मोड होता है। ठीक है, वेरी क्लियर। अब यहाँ पे हम एक बार ओविपैरिटी और विविपैरिटी की उसको डाल लेते हैं। ये हो गया ओविपैरिटी जिसको अंडज बोलते हैं, एंड दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया विविपैरिटी जिसको हम जीवज बोलते हैं। ठीक है। ओविपैरिटी के अंदर क्या हो रहा है, फीमेल जो है ले करती है फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड। भाई हो सकता है फर्टिलाइज्ड हो सकता है अनफर्टिलाइज्ड हो। अनफर्टिलाइज्ड किस कंडीशन में होगा, पार्थिनोजेनेसिस की अवस्था में हो सकता है, जहां पे मैंने बताया था रिनोटॉकी, थैलाइटॉकी, ड्यूट्रोटॉकी वाली टाइप्स थी। तो फर्टिलाइज्ड या अनफर्टिलाइज्ड एग जो होगा उसको ले डाउन कर देती है आउटसाइड द बॉडी यानी शरीर के बाहर, और फिर जो एम्ब्रियो है यानी भ्रूण डेवलप करता है इनसाइड द एग, विकसित होता है अंडे के अंदर। ठीक है। अब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है अंडे के अंदर, एम्ब्रियो जो है भ्रूण उसको नरिशमेंट कहाँ से मिल रहा है, पोषण कहाँ से मिल रहा है, तो उसको पोषण मिलता है अंडे में जो योक होगा उससे। ठीक है, योक इन दी एग, एग के अंदर जो योक है यहाँ से उसको अपना नरिशमेंट मिलेगा जब तक वो उस अंडे के बाहर नहीं आ जाता है। बाद में क्या होता है, एग हैच कर जाता है, और एग हैच करने के बाद यानी जब अंडा टूटेगा, अंडा टूट के बच्चा बाहर आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, ये एग वाली स्टेज हो गई। एग के बाद क्या हो जाती है, हैचिंग हो जाती है। हैचिंग का मतलब अंडा टूट गया, अंडे से बच्चा बाहर आ गया, इसको बोलते हैं हैचिंग। तो ये पूरा फिनोमेना ओविपैरिटी का फिनोमेना होता है। इसके बाद विविपैरिटी के फिनोमेना को भी यहीं लिखेंगे। विविपैरिटी के फिनोमेना के अंदर क्या था कि एम्ब्रियो जो होगा वो डेवलप करेगा इनसाइड फीमेल बॉडी यानी अपनी मदर के अंदर। फीमेल जो होगी मदर, उसके अंदर वो डेवलप करता है भ्रूण मादा कीट के अंदर, और उसके बाद ठीक है वो बॉडी के बाहर आता है। कौन, ऑफस्प्रिंग।
वो भ्रूण जब बच्चा बन जाएगा, अच्छा इसको भी यहीं डाल लेते हैं कि इससे पहले एम्ब्रियो से कौन बन जाएगा, ऑफस्प्रिंग बन जाएगा। किसकी बॉडी में, एम्ब्रियो से ऑफस्प्रिंग बनता है इनसाइड बॉडी, शरीर के अंदर ही एम्ब्रियो से ऑफस्प्रिंग बन जाएगा। और जब एम्ब्रियो से ऑफस्प्रिंग बन गया तो वो ऑफस्प्रिंग जो है वो बॉडी के बाहर आएगा। किसकी बॉडी, फीमेल बॉडी, फीमेल की बॉडी के बाहर आएगा, ठीक है, और फिर वो बस उसका बर्थ हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके नरिशमेंट की। तो इसको पोषण कहाँ से मिलेगा भाई, ये जो एम्ब्रियो है जो ऑफस्प्रिंग बन गया है शरीर के अंदर ही, इसको नरिशमेंट मिलता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपनी मदर से, यानी फीमेल से। नरिशमेंट इसको मिलता है फ्रॉम मदर, जो इसकी माँ है जिसके शरीर में ये पल रहा है, उससे इसको पोषण मिलेगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी, ठीक है। अब ये जो है विविपेरिटी जो है ओविपेरिटी के बजाय बच्चे के मामले में सेफ रहता है, ठीक है, ये भी यहीं डाल लेते हैं। ओविपेरिटी जो है सेफ है, सेफर फॉर ऑफस्प्रिंग। क्यों, क्योंकि इसमें बच्चे के सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसके नरिशमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। भाई अंडा है, अंडा, अंडे का योक कितना है, क्या क्वालिटी है उस योक की कि वो जो भ्रूण है उसको उतना पोषण दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा है। डिफेक्ट भी तो हो सकता है ना, हो सकता है अगली पीढ़ी में इस तरीके के कीट उत्पन्न हो उस अंडे से, या तो बचे ही ना, पहली चीज वातावरण की वजह से या प्रेडेटर्स की वजह से, या कोई बड़ी मछली कोई बड़ा कीट आके उसको खा जाए, या फिर ऐसा हो कि अगर बच्चा बन भी जाए तो वो डिफेक्टिव हो। क्यों, क्योंकि योक उसको नरिशमेंट दे ही नहीं पाया। तो ऑफस्प्रिंग के केस में विविपेरिटी एक सेफर ऑप्शन होता है बच्चे के लिए, ठीक है। और इससे क्योंकि ऑफस्प्रिंग के लिए सेफर है तो यहाँ से एक चीज और निकल के आती है कि जो सर्वाइवल के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। सर्वाइवल जो है वो इंक्रीज होगा, किसका, बच्चे का, यहाँ पे बच्चे की बात हो रही है, और कॉन्टिन्यूएशन स्पीशी का यहाँ पे बना ही रहता है। अब हम इसी के अंदर ओविपेरिटी विविपेरिटी के ही अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स को डील करते हैं। मैंने बताया था टाइप इसके है ना, ओवो विविपेरिटी, स्यूडोप्लेसेंटल विविपेरिटी, हीमोसीलस विविपेरिटी, इन सबको देखते हैं। एक सेकंड देना बस। चलो इसके टाइप डील करते हैं, इसके प्रकारों को देखते हैं अब। चलो सबसे पहले जो आता है उसको बोलते हैं ओवोविविपैरिटी। मतलब यहां से इस शब्द से कुछ तो हमको ऐसा देखने को मिल रहा है कि इसमें ओविपैरिटी भी है और विविपैरिटी भी है, दोनों ही चीजें कहीं कहीं तक इसमें देखने को मिल रही हैं। ओवोविविपैरिटी पहला फिनोमेना, ठीक है। क्या होगा ओवोविविपैरिटी, ओवोविविपैरिटी के अंदर होता है कि जो एग है वो डेवलप करेगा और हैच कर जाएगा फीमेल की बॉडी के ही अंदर। मतलब वो एग जो है वो एग डेवलप करेगा, ऐसा नहीं है वो एग से बाद में डायरेक्टली एम्ब्रियो बन गया, वो एग पहले डेवलप करेगा, फिर जब वो अंडा टूटेगा शरीर में ही फीमेल के, उससे फिर एम्ब्रियो बनता है और यंग वन का बॉर्न होता है। यानी शरीर से तो बाहर बच्चा ही आ रहा है पर बॉडी के अंदर वो एग डेवलप करेगा और फिर वो हैच कर जाता है। एम्ब्रियो को नरिशमेंट मिलता है
योक से केवल, जो कि एग के अंदर प्रेजेंट है। तो भ्रूण का जो पोषण है वो मादा से इसमें नहीं होगा, भ्रूण केवल शरीर से बाहर आएगा, बच्चे के मतलब नए जीव के फॉर्म में, अंडे के फॉर्म में नहीं आएगा। पोषण उसको सारा अंडे के योग से ही मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एग जो है वो फीमेल की बॉडी में ही रह जाता है, नरिशमेंट उसका केवल योग से होगा, कोई प्लेसेंटा या न्यूट्रिशन मदर से इसके अंदर नहीं मिलता है, और यंग जो है वो डायरेक्टली बॉर्न करते हैं। ये चीज हमको कॉकरोचेस में देखने को मिलती है, एफिड्स के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है, कुछ कुछ स्पीशीज में, सारे कॉकरोच नहीं, सारे एफिड नहीं, कुछ कुछ स्पीशीज, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा बेसिकली, इसके अंदर ये होगा कि एग जो है वो डेवलप कर रहा है, विकसित हो रहा है इन फीमेल्स बॉडी, फीमेल की बॉडी में, मादा के शरीर में ये एग डेवलप करेगा, ठीक है। फिर ये एग बाद में क्या करेगा, हैच कर जाएगा, हैच इनसाइड द बॉडी, केवल शरीर के अंदर ही ये टूट जाता है। और इसके बाद जो आपका एम्ब्रियो होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी बॉडी के अंदर ही होता है, ये भी इनसाइड बॉडी ही होगा। और फिर यंग इंसेक्ट जो होगा, ऑफस्प्रिंग, वो बॉडी के बाहर आता है, नॉट एग, ठीक है। एग नहीं बाहर आ रहा, पर एग डेवलप हो रहा है, कुछ टाइम के बाद वो हैच कर जाता है। फिर इसकी एक चीज और थी, एक क्वालिटी ये कि जो भी नरिशमेंट होगा बच्चे का, वो सारा जो है सिर्फ योक से मिलेगा उसको, ठीक है। इसके अंदर एक चीज और डाली जा सकती है, सारा नरिशमेंट जो है वो उसको ओनली योक से मिलेगा। कोई भी किसी भी तरीके की प्लेसेंटल जो हैपनिंग है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। पहले इसको लिख लेते हैं, बाद में देखेंगे अगर जगह बचेगी तो यहीं पे, नहीं तो इन द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। नरिशमेंट केवल योग से मिलेगा, नो मैटरनल नरिशमेंट, मैटरनल यानी मदर जो होती है, नो मैटरनल नरिशमेंट, और प्लेसेंटा, किसी भी तरीके का प्लेसेंटा या मैटरनल न्यूट्रिशन, सॉरी नरिशमेंट नहीं, नो मैटरनल न्यूट्रिएंट्स और प्लेसेंटा, किसी भी तरीके का प्लेसेंटा या मदर से नरिशमेंट इसमें देखने को नहीं मिलता है। सारा जो नरिशमेंट होगा वो केवल योक से होगा, जो कि एग के अंदर पाया जा रहा है, ठीक है। यंग जो है वो अलाइव बॉर्न होगा, नया बच्चा आएगा, एग जो है वो यहाँ पे नहीं आता है। इसके अलावा एग जो है वो केवल फीमेल की बॉडी में ही रह जाएगा, एज सिंपल एज दैट। किसके अंदर देखने को मिल रहा है, कॉकरोच और एफिड की कुछ प्रजातियां होती हैं उनके अंदर ये देखने को मिलता है। एग्जाम्पल, कॉकरोच, कुछ प्रजातियां होंगी, ठीक है, सम स्पीशीज, और एफिड्स की कुछ स्पीशीज के अंदर आपको ये चीज देखने को मिलती है। पहला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे सूडो प्लेसेंटल विविपैरिटी का देखते हैं कि सूडो प्लेसेंटल विविपैरिटी, जो कि इसी का दूसरा टाइप है, वो क्या होती है। अच्छा, यहाँ पे सूडो शब्द से इतना तो क्लियर होता है कि कुछ तो हो रहा है प्लेसेंटा के साथ, जो कि इसमें प्लेसेंटा सूडो है, सूडो यानी फॉल्स बोलते हैं टेक्निकली, सूडो शब्द का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है। ये जो सूडो शब्द है इसका मतलब होता है फॉल्स, ये ऐसा नहीं है, ये कुछ तो इसमें गड़बड़ है। होगा क्या, देखना कि एग के अंदर है ना बहुत ही कम योक होता है, योक की मात्रा बड़ी कम देखने को मिलती है। योक क्या होता है अभी बता देते हैं। मुर्गी का अंडा देखा है, मुर्गी के अंडे के अंदर, यूजुअली हम मुर्गी का अंडा खाते भी हैं कई लोग, तो उसके अंदर क्या होता है, येलो कलर का जो पार्ट होता है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग येलो कलर का पार्ट होता है, एक जेली जैसा पार्ट होता है ना, ऑफ येलो कलर का। तो वो जो बिल्कुल येलो कलर का पार्ट बीचों बीच में होता है ना, जिसको हम कंज्यूम करते हैं, ऑमलेट वगैरह बनाते हैं, उसी को योक बोलते हैं।
तो अंडे के अंदर जब बहुत ही कम योक होगा तो एम्ब्रियो को ना जो पोषण मिलना है भ्रूण को वो मिलता है एक प्लेसेंटा जैसे स्ट्रक्चर से। वो प्लेसेंटा नहीं है जिससे उसको मिल रहा है उसको, इसीलिए हम सूडो प्लेसेंटा कह रहे हैं कि भाई अंडा तो है पर अंडे के पास योक नहीं है। तो पोषण उसको कुछ प्लेसेंटा जैसे किसी स्ट्रक्चर से मिलता है जो कि मदर जो है फीमेल जो इंसेक्ट है उसके टिश्यूज से बन रहा है। ठीक है, तो टेक्निकली प्लेसेंटा जैसा ही कुछ बन रहा है, वो उस एम्ब्रियो को नरिशमेंट दे रहा है क्योंकि अंडे के पास इनफ योक नहीं है। तो इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, एग हैज वेरी लिटिल योक। ये जो मात्रा है इसकी वो बहुत ही कम है योक की, ठीक है, इनसफिशियंट अमाउंट है, इनसफिशियंट है फॉर नरिशमेंट। भ्रूण के पोषण के लिए असक्षम है, ये इतनी कम मात्रा है इसके अंदर, ठीक है। तो होगा क्या अब, क्योंकि अमाउंट कम है योग का, तो होगा क्या, जो मेटरनल टिश्यूज हैं, टिश्यूज यानी जो उतक हैं मादा कीट के, उतक जो होंगे उनसे डेवलप होता है प्लेसेंटा लाइक स्ट्रक्चर। प्लेसेंटा नहीं है, प्लेसेंटा लाइक स्ट्रक्चर यानी प्लेसेंटा जैसा दिख रहा है, इसीलिए इसको सूडो प्लेसेंटा कहा जाता है। और यही जो सूडो प्लेसेंटा है इससे एम्ब्रियो का नरिशमेंट होता है। पोषण प्रदान करता है किसको, एम्ब्रियो को। ये हो गई कहानी किसकी, सूडो प्लेसेंटल विविपैरिटी की। कि विविपैरिटी का मतलब है कि शरीर से बाहर तो आपके बच्चा ही आएगा, अंडा नहीं आएगा, पर अंडा होगा बॉडी के अंदर, पर उसके अंदर योक नहीं होगा इतना कि उसको न्यूट्रिशन दे पाए, इसलिए मदर की बॉडी टिश्यूज बना देती है। वो जो टिश्यूज है मदर की बॉडी के, उनसे प्लेसेंटा लाइक स्ट्रक्चर सूडो प्लेसेंटा बनता है, वो एम्ब्रायो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। इसमें भी कुछ एफिड की स्पीशीज होती हैं, तो इसमें एफिड एग्जाम्पल आएंगे, एफिड के अंदर ये चीज देखने को मिलती है। ठीक है, सूडो प्लेसेंटल विविपैरिटी। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है हीमोसीलस विविपैरिटी, ये इसको हिंदी में कोइलस विविपैरिटी भी बोलते हैं। इसको भी देख लेते हैं एक बार इन शॉर्ट कि ये क्या है। ठीक है, इसको बोलते हैं हीमोकोइलस विविपैरिटी। यानी इसके अंदर हो क्या रहा है कि इसके अंदर जो एम्ब्रियो डेवलप हुआ, जो भ्रूण विकसित हुआ, वो क्या होता है, फ्रीली बॉडी कैविटी के अंदर है। हीमोसील क्या होता है, हीमोसीलस यानी हीमोसील। हीमोसील क्या था, जब मैं फिजियोलॉजी पढ़ा रही थी मैंने बताया था हीमोसील या सिलोम शब्द हम बॉडी की कैविटी यानी शरीर गुहा के लिए काम में लेते हैं, जो शरीर के बीच में खाली जगह बचती है जहां अंग होते हैं शरीर के। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो आपका भ्रूण होता है ना वो शरीर में खुला होता है, ऐसे नहीं है कि किसी जगह पे किसी पार्ट में वो स्पेसिफिकली है। ठीक है, जैसे ठीक है वो फ्रीली घूम रहा है, इंस्टेड कि वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में हो, जो प्रजनन नलिका है वाहिका जहाँ पे एक्चुअली रहना चाहिए एम्ब्रियो, वहां ना रह के वो कहीं भी रैंडमली बॉडी में होता है। और मदर का जो हीमोलिम्फ है, हीमोलिम्फ क्या था, जो सर्कुलेटरी परिसंचरण द्रव कीट के शरीर का हीमोलिम्फ, उससे डायरेक्टली नरिशमेंट लेता है। ठीक है, प्लेसेंटा प्लेसेंटा नहीं, इसमें डायरेक्ट सर्कुलेटरी फ्लूइड जो है हीमोलिम्फ, उससे उसको न्यूट्रिशन मिलता है। तो डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है ये भी विविपैरिटी ही। ठीक है, यानी इसमें भी यंग वन ही बाहर आएगा बॉडी से, पर इसके अंदर होगा क्या कि एम्ब्रियो जो है वो होगा इन हीमोसील। हीमोसील क्या है, बॉडी कैविटी यानी शरीर की गुहा।
वहां पे, ना कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। होना कहाँ पे चाहिए टेक्निकली? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, पर वहां नहीं होता इस टाइप में, ये होता है, ठीक है। ये कहाँ पे होगा? ये होगा हीमोसील के अंदर। और क्योंकि हीमोसील के अंदर होगा तो इसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? इसको पोषण मिलता है मदर के हीमोलिम्फ से। नरिशमेंट इसका कहाँ से होता है? मदर का हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ तुम सब जानते ही हो इस पॉइंट पे कि हीमोलिम्फ जो है वो सर्कुलेटरी फ्लूइड है, और ये बहुत ही रेयर टाइप की विविपैरिटी है, ठीक है। रेयर यानी बहुत मुश्किल से देखने को मिलती है, ये रेयर टाइप ऑफ विविपैरिटी है, ठीक है। ये किसके अंदर देखने को मिलता है? इसका जो इंसेक्ट है एग्जाम्पल, वो होंगे कुछ तो पैरासाइटिक इसके अंदर होते हैं, पैरासाइटिक बीटल्स होंगे, ठीक है। और एक जो इंसेक्ट होता है जिसके अंदर ये पाया जाता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेप्सिप्टेरा। स्ट्रेप्सिप्टेरा, ठीक है, स्ट्रेप्सिप्टेरा। तो तुम इसको ऐसे सेपरेटली याद रखना, स्ट्रेप्सिप्टेरा, ठीक है। स्ट्रेप्सिप्टेरा और कुछ पैरासाइटिक बीटल्स के अंदर। इसके बाद एक चौथा कॉन्सेप्ट है जिसको हम अडीनोट्रॉफिक विविपैरिटी बोलते हैं, इसको भी देख लेते हैं, 3 हम कर चुके हैं। चौथा टॉपिक हम देखते हैं अडीनोट्रॉफिक विविपैरिटी। अडीनोट्रॉफिक विविपैरिटी के अंदर क्या होता है बेसिकली कि जो एम्ब्रियो होगा वो गर्भाशय यानी यूट्रस के अंदर डेवलप होगा, और फिर उसके बाद वो फीड करता है किस पे? जो यूटेराइन ग्लैंड होती हैं इंसेक्ट के बॉडी के अंदर, उनके ऊपर वो क्या करता है, एक उसमें से कुछ मिल्क लाइक सिक्रीशन आता है, दूध नहीं, दूध जैसा कुछ सिक्रीशन आता है, उसके ऊपर वो फीड करते हैं, और उस द्रव के ऊपर फीड करके उनको नरिशमेंट मिलता है। और इसमें एक बार में एक ही लार्वा डेवलप होगा, मिल्क ग्लैंड उसको नरिश करेंगी, फीमेल जो है वो मेच्योर लार्वा को बर्थ देती है, और वो लार्वा इमीडिएटली बर्थ के बाद प्यूपेट हो जाता है, यानी वो लार्वा से प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है जस्ट आफ्टर बर्थ, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा? पहली चीज तो भ्रूण जो होगा एम्ब्रियो, वो डेवलप करेगा इन यूट्रस यानी गर्भाशय, ठीक है। पहली चीज तो ये है कि वो गर्भाशय में डेवलप कर रहा है। दूसरी चीज, उसको नरिशमेंट कहाँ से मिल रहा है? यूटेराइन ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, कुछ क्या बोलते हैं, दुग्ध ग्रंथियां होती हैं, विशेष मिल्क ग्लैंड्स या यूटेराइन ग्लैंड्स इनको बोलते हैं। यूटेराइन ग्लैंड्स होती हैं, यूट्रस की ग्रंथियां, जो कि स्पेशलाइज हो जाती हैं एज मिल्क ग्लैंड्स, जिसको हम दुग्ध ग्रंथियां भी बोलते हैं। और फिर ये दुग्ध ग्रंथियां क्या करती हैं? एक मिल्क लाइक सिक्रीशन करती हैं, इन मिल्क ग्लैंड से दूध के समान, दूध नहीं पर दूध जैसा सिक्रीशन होगा, और उस सिक्रीशन पे फीड होके इंसेक्ट को जो है नरिशमेंट मिलता है, ठीक है। ये तो मोटा मोटा हो गया कि ये कर क्या रहा है, पर इसमें एक चीज जो हम देखेंगे कि एक बार में एक ही लार्वा का डेवलपमेंट होगा, ठीक है, 1 लार्वा एट अ टाइम, पहली चीज, एक समय पे एक लार्वा, ठीक है। दूसरी चीज, इसको नरिश किसने किया? मिल्क ग्लैंड्स ने, जो कि यूट्राइन ग्लैंड थी जो विकसित होके दुग्ध ग्रंथियां बन गई, ठीक है। ये रह कहाँ पे रहा है? यूट्रस के अंदर ये डेवलप कर रहा है। फीमेल जो है वो मेच्योर लार्वा को बर्थ देती है, फीमेल जन्म देगी मेच्योर लार्वा को, विकसित लार्वा को।
ठीक है, दूसरी चीज। तीसरी चीज इसके बारे में इंपॉर्टेंट है कि लार्वा जो होगा जस्ट आफ्टर बर्थ, एकदम पैदा होते ही, ठीक है, क्या बन जाता है, प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। जस्ट आफ्टर बर्थ वो लार्वा प्यूपल स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा, इमीडिएटली पैदा होते ही। ठीक है, एग्जाम्पल इसका होगा, एक तो ग्लॉसिना पल्पैलिस होती है जिसको सेसे फ्लाई बोलते हैं, एक मेलोफेगस है जिसको शीप कैड बोलते हैं। ये दो कीड़े हैं जिनके अंदर ये चीज देखने को मिलती है। पहला होगा टीएसई फ्लाई, इसमें टी साइलेंट होता है इसलिए इसको सेसे फ्लाई बोलते हैं, और इसका नाम ग्लॉसिना होता है, और साइंटिफिक नेम जानो तो ग्लॉसिना पेल्पैलिस एक स्पीशी होती है, ग्लॉसिना पेल्पैलिस। ठीक है, दूसरा जो है इसका, एक याद रखो तो ठीक है, दूसरा अगर याद रखो तो मेलोफेगस है जिसको शीप कैड बोलते हैं, शीप कैड, KED कैड, मेलोफेगस। हाँ, मेलोफेगस, चलो ठीक है, मेलोफेगस। ये हो गए चार टाइप के, हमने बेसिकली वो देख लिए ओविपेरिटी और विविपेरिटी के टाइप। अब हम, हाँ, ऑलमोस्ट 1 घंटे का लेक्चर हो गया है, अब ज्यादा कॉन्सेप्ट्स बाकी नहीं है, दो एक कॉन्सेप्ट हमारे मुश्किल से इसमें बाकी हैं। अब हम देखेंगे नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी जो मादा जनन तंत्र है, इसको हमको डायग्रामेटिकली थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें हमको पोजिशंस लोकेट करनी पड़ेंगी। ठीक है, फिर हम oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस को भी इजी फॉर्म में देखेंगे कि क्या होती हैं। ठीक है, फिर हम टाइप ऑफ लार्वा करेंगे, लार्वा के टाइप वैसे मैं करवा चुकी हूँ पहले, मेटामॉर्फोसिस भी हम कर चुके हैं तो उसमें हम ज़्यादा डील नहीं करेंगे। इक्डायसिस हम कर चुके हैं जो कि पोस्ट लार्वल डेवलपमेंट है। ठीक है, हार्मोनल कंट्रोल भी हम कल की क्लास में कर चुके हैं, तो काफ़ी सारा पार्ट अब इसमें ऐसा है जो हो चुका है। केवल नर और मादा जनन तंत्र हैं जिनको हमको थोड़ा सा डिटेल में देखना पड़ता है। ठीक है, चलो अब आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं वो हम नेक्स्ट उसमें कंटिन्यूएट करते हैं। ठीक है,